टिकटॉक स्टार भूतनी। हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन हुए लगभग साल हो चुका था। धीरे धीरे लोग टिकटॉक भूलने लगे थे। टिकटॉक पीड़ित युवक युवतियों की हालत में अब काफी सुधार आ चुका था कि तभी अचानक आफत आ गई। रंजन नाम का लड़का आधी रात में अपना स्मार्टफोन चेक कर रहा था कि तभी अचानक उसने अपने मोबाइल में टिकटॉक का ऐप देखा। रंजन चौंक गया। अरे ये क्या, मैंने तो टिकटॉक डिलीट कर दिया था। इंडिया में तो टिकटॉक बैन भी हो चुका है, फिर ये टिकटॉक ऐप मेरे मोबाइल में कैसे? रंजन से रहा नहीं गया और उसने ऐप ओपन किया। ऐप ओपन होते ही उसने देखा कि रश्मि नाम के टिकटॉक स्टार का बस एक ही वीडियो पूरी ऐप में अपलोड था। पूरी ऐप में बस उसी का एक अकाउंट रजिस्टर्ड था। द मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि, ये तो मेरी फेवरेट स्टार है। इसके वीडियो स्टॉक करना तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ इसका वीडियो मिल गया। रंजन ने वीडियो ओपन किया तो रश्मि डांस कर रही थी और अपने फैंस को एक मैसेज दे रही थी। हाय फ्रेंड्स, रश्मि इज बैक। बोलो मुझसे कौन कौन मिलना चाहता है? मुझे पता है आप सब मुझसे मिलना चाहते हो। कोई बात नहीं, आप सब काली पहाड़ी आ जाओ। काली पहाड़ी पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। काली पहाड़ी शहर का सबसे बाहरी और सुनसान इलाका था और काली घटनाओं के लिए बदनाम भी। लेकिन रंजन रश्मि से मिलने के लिए बेताब था। टिकटॉक स्टार रश्मि से मिलने के लिए मैं काली पहाड़ी जरूर जाऊंगा। फिर क्या था, आधी रात को शहर से बाहर निकलकर रंजन काली पहाड़ी आया। लेकिन वहाँ टिकटॉक स्टार रश्मि नहीं, लाशों का ढेर बिखरा पड़ा था। ये देखकर रंजन बौखला गया। ये सब क्या है? मेरी रश्मि ठीक तो है ना? रश्मि जी, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ राजन। रंजन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि का सबसे खौफनाक भूत देख रहा था। आओ रंजन, छूकर देखो मुझे, आओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो। ये सुनकर रश्मि गुस्सा हो गई। छूते हो या पहाड़ी के नीचे फेंक दूं? रंजन डर गया और आंख बंद करके कांपती उंगलियों से रश्मि को छूने लगा। जैसे उसने रश्मि को छुआ, रश्मि ने उसका गला पकड़ लिया और जोर लगाकर रंजन को मार गिराया। इस प्रकार लाशों का सिलसिला काली पहाड़ी पर शुरू हुआ। रंजन के मोबाइल से अपने आप रश्मि के वीडियो लिंक्स उसके दोस्तों को शेयर होने लगे। रंजन के दोस्त भी रश्मि से मिलने काली पहाड़ी आने लगे और रश्मि के हाथों मरने लगे। रंजन के लापता होने से रंजन का भाई परेशान हो गया था। एक दिन वो पुलिस में कंप्लेन लिखाने गया। सर, प्लीज मेरे भाई को ढूंढ निकालिए। उसके दोस्तों से पूछताछ की आपने? सर, उसके सारे दोस्त भी गायब हैं। व्हाट? इंस्पेक्टर ने रंजन और उसके दोस्तों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो वो काली पहाड़ी दिखा रहा था। इंस्पेक्टर रंजन के भाई को लेकर काली पहाड़ी पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दोनों भी चकरा गए, क्योंकि वहां सड़ी गली लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी इंस्पेक्टर को जमीन पर एक मोबाइल मिला। मोबाइल उठाकर उसने ऑन किया तो टिकटॉक स्टार रश्मि का वीडियो ओपन हुआ। ये तो टिकटॉक स्टार रश्मि है। ये तो 6 महीने पहले ही मेंटल हॉस्पिटल से गायब हुई थी, आज तक नहीं मिली। ये वीडियो तो लेटेस्ट है। टिकटॉक बैन होना, रश्मि का गायब होना और यहाँ इतनी सारी लाशें मिलना, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। अचानक इंस्पेक्टर ने चीखने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो रश्मि का भूत रंजन के भाई को मार रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर का दिल दहल गया। रश्मि, छोड़ो उसे। इंस्पेक्टर, तुम मुझे तो ढूंढ नहीं पाए। अब इसे बचाने में टाइम वेस्ट मत करो। मेरे हत्यारों को पकड़ो, नहीं तो और लाशें बिखेर दूंगी। कौन है तुम्हारा हत्यारा? ये सवाल मुझसे नहीं, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर सारंग से करो। ऐसा कहकर रश्मि ने रंजन के भाई की जान ले ली और वो गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने थाने बुलाकर डॉक्टर सारंग से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर सारंग ने मुंह नहीं खोला। 3rd डिग्री का परिचय देते ही सारंग तोते की तरह बोलने लगा। हाँ सर, मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है। कब और कैसे? दरअसल टिकटॉक बैन होने से उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे और इलाज के लिए वो हमारे पास भर्ती हुई थी। मैं भी उसकी खूबसूरती का फैन था। एक रात मौके का फायदा उठाकर मैंने उसका रेप किया और पकड़े जाने के डर से उसे मारकर काली पहाड़ी में दफना दिया।
लाश कहाँ दफनाई? बताता हूँ। सारंग के साथ काली पहाड़ी जाकर इंस्पेक्टर ने रश्मि की लाश बाहर निकाली और उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। फिर डॉक्टर सारंग को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, जिससे टिकटॉक स्टार रश्मि की आत्मा को मुक्ति मिल गई और शहर से काली पहाड़ी का काला साया हमेशा के लिए हट गया। बोरवेल वाला भूत। कहानी है पूना की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसे तो अच्छा है पूना में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है। वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं किस कमरे में बोरवेल है? हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई फिर तो। दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद, मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद, क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है।
और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना इंडियन पुलिस ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया, लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी। मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर, तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली।